राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व विधायक कुणाल सारंगी के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई एवं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड में चल रहे वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबी विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट जमीन से जुड़े मामले एवं जेएसएससी पेपर लीक मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नहीं भूली क्यों है? बीडी बिल्कुल नहीं भूलती है। जो साक्ष्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई होगी, ना कि मीडिया ट्रायल पर या मेरे या आपके बोलने पर। जब साक्ष्य मिल रहे हैं तो कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी दल का व्यक्ति हो, किसी भी पद पर। अभी पूरा मामला अदालत तक पहुंचा नहीं, तब तक आप लोग जजमेंट सुना दिए कि जैसे आप जज हो और मुस्लिम सिर्फ एक है, हेमंत सोरेन। मतलब हर चीज फास्ट है, इवन आप कोर्ट से भी फास्ट है, आरोप से भी फास्ट है, ईडी से भी फास्ट है, पुलिस से भी फास्ट है, तब तो फिर हटा दीजिए बाकी सब। पांडे जी, 9 समन 6 महीने से ज्यादा का समय, और आप कहते हैं हम लोग हड़बड़ी में हैं। अगर ईडी हड़बड़ी में होती, जिस तरह की हड़बड़ी इन लोगों ने दिखाई अपने विधायकों को हैदराबाद भेजने के लिए, इतने सारे विधायकों की जान को जोखिम में डाला, जब कुहासे के कारण, बारिश के कारण, फॉग के कारण दिल्ली और कई ऐसे हवाई अड्डों से पूरी तरह से हवाई यात्रा बंद थी। आखिर कौन सी मजबूरी थी? जब सत्ता आपकी, प्रशासन आपका, सरकार भी आप ही की थी, निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, तो कौन सा डर था, कौन सी हड़बड़ी थी कि बसों में पैक करके हवाई जहाज में उड़ाने की कोशिश की जा रही थी? वो तो जान बच गई कि हवाई जहाज को उड़ा नहीं दिया इन लोगों ने हड़बड़ी में। तो हड़बड़ी किसकी है ये पूरा देश देख रहा है। अगर ईडी भी हड़बड़ाती, इतने समन तक इनका इंतजार नहीं करके, संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा नहीं करके अगर हड़बड़ी में आती, तब कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है? क्या सिर्फ इसलिए किसी को अपराध करने की आजादी दे दी जाए कि वो धर्म किसी विशेष समुदाय का है या किसी अन्य पार्टी का है या किसी अन्य आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है? जो करोड़ों रुपए के कैश मिले हैं कांग्रेस के इनके सहयोगी दल के सांसद के घर से, आज उनको भी समन हुआ है। क्या वो राज्य की जनता के सामने नहीं रखा जाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के जब बार बार उनके द्वारा लोगों को सेट किया जा रहा है कि कैसे एसटी/एससी एक्ट का दुरुपयोग करके ईडी के अफसरों को फंसाया जाए, जेल से सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, जो पूर्व के पदाधिकारी इस राज्य के जेल में हैं, उन्हें अस्पताल में रहकर ऐश करने की आजादी दी जा रही है, क्या वो हड़बड़ी नहीं दिखती आपको? देखिए, डर खरीदने को नहीं है, डर कार्रवाई का है। भ्रष्टाचारियों पर जिस तरह से नकेल कसी जा रही है, ईडी तो पहले से थी, लेकिन उन एजेंसियों के दांत को छुपा कर रखा गया था। अब उन्हें आजादी दी गई है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इससे डर का माहौल है भ्रष्टाचारियों में, और ये नैरेटिव सेटिंग अब राज्य की जनता, देश की जनता समझ चुकी है। और आप देख ही रहे हैं, इस बार 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं है। समावेशित विकास और जिस तरह से हमारी जो संरचना रही है, परंपरा रही है देश की, उसको बचाते हुए और जो आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है, देश की जनता उस पर विश्वास करती है, ना कि ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स पर, जब भ्रष्टाचारी अपने आप को बचाने के लिए कभी धर्म की आड़ में, कभी जात की आड़ में, कभी राजनीतिक पार्टी के अफिलिएशन की आड़ में अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। ये क्रिस्टल क्लियर है। और तो और जो एसआईटी का गठन किया गया है इस पूरे विषय की जांच करने के लिए, डीएसपी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में, जिस सीधे तौर पर सरकार का राज्य है, हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से कई पदाधिकारियों का इस्तेमाल अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सरकार कर रही है, इस डीएसपी का इस्तेमाल भी उसी राह पर होगा। और जो 4 इंस्पेक्टर, 3 से 4 इंस्पेक्टर इस एसआईटी का हिस्सा हैं, उनका भी संभवतः तबादला हो गया है। तो जब तक ये नए इंस्पेक्टर नहीं आते, ये एसआईटी भी काम करना शुरू नहीं करेगी। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने स्पष्ट इस मांग को पहले भी रखा है कि सीबीआई से कम कोई जांच मंजूर नहीं की जाएगी। जिस तरह से यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ घोटाला किया गया है इस मेधा घोटाले के माध्यम से। और तो और ईडी के चैट से ये भी स्पष्ट होता है कि जेपीएससी में भी इस घोटाले के कुछ संकेत जो जेपीएससी में भी मिल रहे हैं। 9वीं 10वीं 11वीं को मिलाकर जो जंबल किया गया है, इसके पीछे भी सुनियोजित ढंग से कुछ पहले से चयन किए हुए उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने की मंशा है। क्योंकि आप देखिए, जो नोटिफिकेशन की डेट है और जो परीक्षा की डेट है, सिर्फ 35 दिनों का अंतर है। आमतौर पर 4 महीने से ज्यादा का अंतर दिया जाता है, तो 35 दिनों में इसका मतलब है पहले से ही लोग चयनित हैं जिनका चयन करना है। इसे दिखा करके ये संवैधानिक तरीके से किया गया है। तो इन तमाम विषयों पर
जो स्पष्ट हमारी मांग है, चाहे वो जेपीएससी के ओएमआर शीट का भी विषय है। आपको याद होगा जेपीएससी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा था कि कुछ ओएमआर शीट नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है जेपीएससी में भी इसी तरह के संरक्षण में घोटाले को अंजाम दिया गया है। और मैं आज आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जो जेपीएससी का चयन हुआ है, मेंस की कॉपी को सार्वजनिक किया जाए, ताकि उम्मीदवारों ने क्या परीक्षा दी थी, कैसे अंक आए थे, ये छात्रों को भी पता चले, राज्य के युवाओं को भी पता चले, और इस पूरे कारनामे के पीछे किन लोगों की साजिश है उनका भी खुलासा हो। जब माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी अभी विधानसभा का जब बहुमत साबित करने के लिए जो सत्र आयोजित हुआ था, उस सत्र में आए थे, तो उन्होंने सदन के पटल पर एक बात कही कि ये जो 8.5 एकड़ जमीन की बात की जा रही है, अगर ये जमीन मेरे नाम पर साबित हो गई तो मैं ना केवल राजनीति से संन्यास लूंगा बल्कि झारखंड भी छोड़ दूंगा। क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि 7 अगस्त को जब पहला समन जाता है माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को, तो वो उनसे कहा जाता है कि आपको 14 तारीख को आपको उपस्थित होना है। और 17 तारीख को राम कुमार पाहन नाम का एक व्यक्ति उसी बड़गाई सीओ के पास आवेदन देता है कि मेरी जो जमीन थी उसे गलत तरीके से जमाबंदी किया गया है, उसे रद्द किया जाए। ये शुरुआत होती है अगस्त के महीने में, जब उन्हें समन आने शुरू होते हैं। लेकिन लगातार इतने समन्स को डॉज करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि जब तक ये पूरा जमाबंदी रद्द नहीं कर दिया जाता है, उनका नाम वहां से क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक ये समन का सामना नहीं करना चाह रहे थे। और इसी का परिणाम है कि आप देखिए, जब दिल्ली में राज्य की जनता, ईडी, देश की जनता, मीडिया ढूंढ रही थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री आखिर कहां लापता है, उसी 29 जनवरी को एसआर कोर्ट का आदेश होता है जमाबंदी को रिजेक्ट करने का, और जो वास्तविक में खतियानदारी है उसे वापस करने का। इसके 29 जनवरी के पीछे की 2 तारीखें मैं जरूर आज मेंशन करना चाहूंगा, जब यह पूरी प्रक्रिया चल रही थी। 9 जनवरी को एसआर कोर्ट उसके ऑक्यूपेंसी स्टेटस मांगता है उस लैंड की, और उस पर जो सर्कल ऑफिसर है वो जवाब ये देते हैं जाकर, जमीन की जब वो देखते हैं जाकर, वहां पर वो कहते हैं कि जमीन भूमिहारी है, इसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन पंजी 2 में फिर भी 17 नाम है। और 11 जनवरी के बाद ठीक 29 जनवरी को जब पूरी दुनिया उन्हें ढूंढ रही है, इसकी जमाबंदी रद्द की जाती है। जबकि स्पष्ट वहां पर जो 5-6 साल से जो व्यक्ति रह रहा है केयरटेकर के रूप में, उसने स्पष्ट कहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी कई बार फिजिकली उस जमीन पर गए हैं, उन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं अब जो बातें आ रही हैं, ये स्पष्ट तौर पर कोई और नहीं बल्कि जिन पर राज्य के लोगों ने अपनी आकांक्षाएं, अपनी उम्मीदें थोपी थी कि झारखंड को वो एक बेहतर राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाएंगे, उसी सीएमओ के संरक्षण में ये खनिज घोटाले, ये जमीन घोटाले, ये मेधा घोटाले और जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, उस चैट में आप देखिएगा नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल लिखा गया है। नाउ तो देयर इज नो रिलेशन एट ऑल, बट एवरीथिंग लुक्स सो कमर्शियल, everything looks so seriously commercial, right from the transfer posting to the merit scam, to the mining scam, to the land scam. तो तू इधर उधर की बात मत कर, बस ये बता काफिला क्यों लूटा। तेरी रहबरी से गिला नहीं, राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं, आज मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि कोई आदिवासी इनके बगल में बैठ जाए, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। मैं उनकी सूचना के लिए कहना चाहता हूं, बहुत हो गया ये खेल। राज्य के युवाओं ने आपको सिर्फ एक आदिवासी होने के कारण आपको वोट नहीं दिया था, आप में एक उम्मीद देखी थी। और जिस आरोप पर बार बार आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी केंद्र सरकार ने इस देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया, जो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है। आपने देखा होगा जब अभी लोकसभा का सत्र हुआ, उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री और कई सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स जा रहे थे उस सेंगोल को लेकर। संभवतः पूरी दुनिया को इसका गौरव का एहसास हुआ कि भारत एक ऐसा देश है जहां एक आदिवासी राष्ट्रपति के नेतृत्व में संवैधानिक प्रक्रियाएं चल रही है। और तो और अगर आप देखें, जो खेल की दुनिया है, प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से आज रॉबिन मिंज, एक ट्राइबल क्रिकेटर, हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करने जा रहा है आईपीएल में। और कितने उदाहरण चाहिए। और जिस
कांग्रेस के साथ आप सरकार चला रहे हैं आज यहां पर, उसी कांग्रेस ने देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति ना मिल जाए इसी उद्देश्य के साथ आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया था जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। दोगलेपन की हद हो चुकी है। यहां क्या पुलिस की कार्रवाई कौन करेगा उसकी जांच देखकर तय किया जाएगा? कौन पुलिस का पदाधिकारी मुझे अपने अपराध के लिए मुझे सजा देने के लिए आएगा? क्या वो जज की जाति देखकर यह निर्णय लिया जाएगा कि वो जज कौन सा जजमेंट देगा? जज की प्रोफाइल सोशल मीडिया पर आईटी सेल के द्वारा, राज्य सरकार के समर्पित आईटी सेल के द्वारा शेयर की जा रही है कि ये जज के रहते हुए इनको न्याय कैसे मिल सकता है, इस ईडी के पदाधिकारी के रहते हुए इनको न्याय क्यों मिल सकता है? मैं आज पूछना चाहता हूं, आपके सलाहकारों की जाति पर कभी आपने सोचा है? जिन सलाहकारों ने आज आपको अर्श से लेकर फर्श तक का सफर तय कराया, उनकी भी जाति पर आपको आत्मावलोकन करना चाहिए कि उस जाति के लोगों को आपने इतने करीब क्यों रखा। अगर उस जाति के सभी वर्ग के लोग जो हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनके क्रेडेंशियल पर आपको सिर्फ इसलिए शक होता है क्योंकि वो एक जाति से, एक धर्म से है। इस तरह से समाज को तोड़ने की बातें करना, हमेशा समाज को विभाजित करने की बातें करके कौन सी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं आपके सहयोगी दल के नेता, यह प्रश्न भी आप पर उठता है। इसलिए राज्य की जनता आज ये पूछना चाहती है कि आखिर कितने दिनों तक भ्रष्टाचार को जाति धर्म की परिभाषा में ढककर इस खेल को खेला जाता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की पॉलिसी पर काम हो रही है। उन्होंने लोकसभा में अपने जो संबोधन था उसमें स्पष्ट किया है कि चाहे जितना इल्जाम मुझ पर लगा लो, जितने भी हमले करने कर लो, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी जिसने इस देश की संसाधनों को लूटा है, उसे ये संसाधन इस देश को वापस करने होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। उसी राह पर ना उसके राजनीतिक परिणाम की हमें चिंता है, ना उसके राजनीतिक नैरेटिव की हमें चिंता है। भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो। इसी उद्देश्य के साथ इस देश में सरकार चल रही है और तीसरे टर्म में भी इसी उद्देश्य के साथ हम इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक पड़ाइक जी। और मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर उपस्थित आदरणीय शिवपूजन पाठक जी और सभी आपके प्रेस के साथियों को ढेर सारा अभिनंदन आज इस प्रेस वार्ता का हिस्सा बनने के लिए।